हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज कच्छावा और आज अपन पढ़ेंगे एनिमल फिजियोलॉजी, जो कि आपके जूलॉजी सब्जेक्ट के अंदर आपके यूनिट है एनिमल फिजियोलॉजी की, जो आपके कोर्स में है बीएससी। और जो बीएससी बीएड के जो विद्यार्थी हैं वो इसे पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज अपन स्टार्ट करेंगे रक्त ब्लड के बारे में। तो दोस्तों, जो आपके जीव होते हैं जो उच्च कशेरुकी हैं या उच्च अकशेरुकी जीव हैं, या अपन बात करें मानव की, तो इनमें जो पोषक पदार्थ हैं, गैसें हैं, हार्मोन हैं और जो अपशिष्ट पदार्थ हैं या कोई भी अन्य उत्पाद है, उनके परिवहन जो है वो कहाँ पे होता है? रुधिर के द्वारा उनका परिवहन होता है। और इस परिवहन के लिए एक तंत्र पाया जाता है जिसे अपन रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये आपके वाहिनियों से बना हुआ एक तंत्र होता है जिसे अपन रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और इस तंत्र में एक पेशीय हृदय पाया जाता है, मांसपेशियों का बना हुआ हृदय है, जो कि क्या करता है? इस रक्त को पंप करता है। ठीक है, इस तंत्र को अपन क्या बोलते हैं? परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। इस तंत्र के 3 मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है आपका रुधिर। रुधिर की बात करें तो अपन रुधिर एक परिसंचारी तरल है जिसमें आपके तरल रूप में प्लाज्मा होता है एवं रुधिर कोशिकाएं होती है जो स्वतंत्र रूप से पाई जाती है किसमें? प्लाज्मा के अंदर। तो ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन हुआ रक्त के बारे में। आगे देखते हैं, हृदय आपका जो एक पेशीय अंग है का क्या कार्य करता है, इसकी बात करें तो पूरे शरीर में रुधिर को पंप करने का कार्य करता है। ठीक है, अगला है आपके रुधिर वाहिकाएं। ये नलिकाकार संरचनाएं होती है जिसमें रुधिर का क्या होता है? प्रवाह होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। प्राणियों में 2 प्रकार के रुधिर परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं। मतलब रुधिर परिसंचरण तंत्र 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका खुले प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र। ठीक है, खुले प्रकार का मतलब क्या हुआ दोस्तों? कि इसमें जो रक्त है वो वाहिनियों या जो आपके धमनी होगा, शिराएं होगी, उनमें पूर्ण रूप से बंद नहीं होगा। वो आपके जो शरीर की जो गुहाएं होती, कैविटी होती है, उनमें वो बाहर निकलेगा, मतलब पूर्ण रूप से पैक नहीं होगा रुधिर। तो इसमें अपन देख सकते हैं कि रुधिर जो है इस तंत्र में जो आपकी वाहिकाएं हैं उनसे बाहर आ जाता है, मतलब पूर्ण रूप से बंद नहीं होता वाहिकाओं में, ध्यान रखना। इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? खुला तंत्र बोलते हैं। ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है ये। चलते हैं आगे की तरफ। तो अपन जो खुला तंत्र है परिसंचरण तंत्र, उसके एग्जाम्पल की बात करें तो आर्थ्रोपोडा के जो जीव है जैसे कि कीट, मकड़ी वगैरह, इनमें आपके खुला प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है। और मोलस्का के जंतु जैसे कि घोंघा, सीपी आदि में भी खुला प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है दोस्तों। चलते हैं आगे की तरफ। तो अगला है आपका बंद प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र। बंद में क्या होगा? आपके जो भी आपका रक्त परिसंचरण है वो नलिकाओं में पूर्ण रूप से बंद होगा। ठीक है ना, बाहर नहीं निकलेगा इसमें। और इस तंत्र में अपने को हृदय देखने को मिलेगा, और हृदय जो है वो रुधिर को उच्च दाब पर धमनियों में पंप करेगा और पूरा परिसंचरण आपके नलिकाओं में ही होगा। और इसमें जो रुधिर है वो नलिकाओं के अंदर बंद रहता है, बाहर नहीं निकलता है कहीं भी पूरे शरीर में। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यह ऊतकों के सीधे संपर्क में नहीं आता है, मतलब डायरेक्ट संपर्क में नहीं आता ऊतकों के, और नलिकाओं में बंद रहता है। ठीक है ना। आगे अपन इसके उदाहरण की बात करें तो आपके अकशेरुकी में आपके सिफेलोपोडा मोलस्का, सिफेलोपोडा वर्ग है जो कि आपके मोलस्का के अंदर आता है। एनेलिडा की बात करें या फिर मानव के साथ में जितने सभी कशेरुकी प्राणी हैं उन सभी में आपके कौन सा होता है? आपके बंद प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो ध्यान में रखेंगे इसको।
चलते हैं आगे की तरफ। तो आप बात करेंगे रुधिर की, रक्त के बारे में। तो रक्त एक आपका तरल संयोजी उत्तक है। ध्यान रखेंगे, रक्त क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है। आगे बात करें तो यह एक शांत तरल है और इसके दो भाग होते हैं। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, रक्त के दो भाग कौन कौन से? एक तो प्लाज्मा है और दूसरा आपका रुधिर कोशिकाएं होती हैं। और अपन नॉर्मली बात करें कि मनुष्य के अंदर कितना रुधिर पाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे लगभग 5 लीटर रक्त पाया जाता है। ठीक है ना। अब बात करें अपन प्लाज्मा की, रक्त के अंदर, तो रुधिर का जो तरल भाग होता है उसे अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? प्लाज्मा कहते हैं। और ये प्लाज्मा जो है वो आपके हल्के पीले रंग का क्षारीय तरल होता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, हल्का पीले रंग का होता है और किस प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। और जो रुधिर आयतन का 55% भाग प्लाज्मा होता है। ध्यान रखेंगे, पूरे रुधिर के अंदर दो भाग हैं, प्लाज्मा और रुधिर कोशिकाएं, जिसमें से 55% भाग किसका हो गया? प्लाज्मा का, और बाकी जो 45% भाग है उसको रुधिर कोशिकाएं हो जाएगी। और अपन इसमें बात करें प्लाज्मा में भी, तो 90% तो आपका जल ही है और बाकी का जो 10% है वो आपके कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ आ जाएंगे। ठीक है ना। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे इसको, रक्त के बारे में बेसिक पॉइंट है ये कुछ। और अब इसमें देखेंगे कि रक्त के अंदर जो अवयव हैं उनके प्रमुख कार्य क्या हैं, तो वो अपने को ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले अपन रक्त में बात करें तो 90% बात की अपने प्लाज्मा में जल है। तो जल का क्या कार्य है दोस्तों? तो जल का कार्य होता है रुधिर का दाब बनाए रखना और आयतन का, मतलब रक्त का दाब और रक्त का आयतन का जो नियमन है वो आपके कौन करता है? जल के द्वारा होता है। दूसरा है आपके एल्बुमिन, ये एक कार्बनिक पदार्थ है। एल्बुमिन आपके प्रोटीन होती है। इसके कार्य की बात करें तो परासरण दाब उत्पन्न करना, रक्त के जो वाहिकाओं में बह रहा है उसका जो परासरण दाब है वो कौन उत्पन्न करता है? आपके एल्बुमिन। ठीक है। अगली बात करें तो आपके ग्लोबुलिन, ये एक प्रोटीन है जो कि 3 प्रकार की होती है, अल्फा, बीटा और गामा ग्लोबुलिन। ठीक है। तो दोस्तों आपके अल्फा और बीटा जो ग्लोबुलिन है वो परिवहन में काम आती है। परिवहन में मतलब जो आपका हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर जो प्रोटीन होती है वो आपके ग्लोबुलिन होती है। और किस प्रकार की होती है? अल्फा और बीटा प्रकार की ग्लोबुलिन पाई जाती है। किसमें? हीमोग्लोबिन में, जो क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है, इसलिए अपने यहाँ परिवहन लिखा है। गामा ग्लोबुलिन की बात करें तो गामा ग्लोबुलिन क्या करता है दोस्तों? एंटीबॉडी का निर्माण करता है। ध्यान रखेंगे, गामा का क्या कार्य है? एंटीबॉडी निर्माण। ठीक है। अगली अपन बात करें फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन जो कि रक्त में पाए जाते हैं। ये आपके क्या हैं? रुधिर स्कंदक, स्कंदन का काम करते हैं। मतलब स्कंदन है, ये आपके रुधिर का जो थक्का बढ़ाने का जो प्रोसेस है उसमें काम में आते हैं। मान लो कोई चोट वगैरह लग गई तो रक्त का लॉस या हानि नहीं हो, उसकी वजह से ये उसमें ये काम करते हैं, थक्का बढ़ा देते हैं, रक्त की हानि नहीं होने देते। दूसरे पर बात करें, ग्लूकोज भी आपके रक्त में होता है, अमीनो अम्ल होता है, वसा अम्ल होते हैं, ग्लूसर होते हैं। ये सारे क्या हैं? आपके पोषक पदार्थ होते हैं। ठीक है ना। अगली बात करें, हार्मोन और एंजाइम भी हमारे रक्त में पाए जाते हैं। तो ये आपके एक तरह के क्या होते हैं? नियामक पदार्थ होते हैं, मतलब जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है ना। और यूरिया और यूरिक अम्ल भी हमारे रक्त में होते हैं, जो एक तरह के क्या है? अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं और आयंस होते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम वगैरह। ये क्या करते हैं? आपके विलय विभव और पीएच का, जो रक्त की पीएच है उसको नियमित करने का कार्य भी करते हैं आयंस वगैरह। तो इन बातों को ध्यान में रखना है दोस्तों। तो चलते हैं आगे की तरफ। तो आगे है आपके रुधिर कोशिकाएं, मतलब आपके ब्लड सेल्स की बात करेंगे, कॉर्पकल्स की बात करेंगे। तो जो रुधिर कोशिकाएं होती है वो आपके
प्लाज्मा में तैरती हुई पाई जाती है। ठीक है ना, प्लाज्मा में तैरती हुई पाई जाती है क्या, रुधिर कोशिकाएं। और इनमें रुधिर जो कोशिकाओं का जो आयतन है वो आपका कितना होता है, 45% होता है। ठीक है ना। और अगले इम्पोर्टेंट बात करें तो रुधिर कोशिकाओं की जो प्रतिशतता है उसको अपन बोलते हैं हीमेटोक्रिट, मतलब कितने प्रतिशत मात्रा में है रुधिर कोशिकाएं, उसको अपन बोलते हैं हीमेटोक्रिट। तो दोस्तों रुधिर कोशिकाएं भी कितनी प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। पहली है आपके लाल रुधिर कोशिकाएं या रक्ताणु, आरबीसी जिसको अपन बोलते हैं। दूसरी होती है आपके श्वेत रुधिर कणी कोशिकाएं या कणिकाएं जो कि अब डब्ल्यूबीसी होती है। तीसरी होती है आपके रुधिर पट्टिकाणु या ब्लड प्लेटलेट्स होती है। ये 3 तरह की कोशिकाएं पाई जाती है किसमें, रक्त के अंदर। तो दोस्तों सबसे पहले अपन बात करेंगे आरबीसी की, लाल रुधिर कोशिकाएं रक्ताणु आरबीसी के बारे में। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे जो जितना रक्त हमें हमारे शरीर में होता है उनमें आपके 99% जो रक्त कणिकाएं होती है, रक्त कोशिकाएं होती है, उसमें 99% आपके आरबीसी होती है। केवल 1% बाकी की जो डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स होती है। तो सबसे पहले अपन बात करें आरबीसी के आकार में, तो आपके एक तो केंद्रक नहीं होता है आरबीसी में, केंद्रक रहित है, वर्ताकार डिस्क रूपी या अपन बोल सकते हैं उभयावतल बाइकॉनकेव शेप की होती है आपके आरबीसी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात में ध्यान रखेंगे कि इनमें माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है। ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। और अपन अब संख्या की बात करेंगे आपके आरबीसी की, तो ये पुरुषों में अलग होती है और महिलाओं में अलग होती है इनकी संख्या। तो जो वयस्क पुरुष होते हैं उनमें इनकी संख्या 52 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है, जबकि महिलाओं में इनकी संख्या की बात करें तो 47 लाख प्रति घन मिलीमीटर संख्या होती है आरबीसी की। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे मात्रक इसका घन प्रति घन मिलीमीटर है। ठीक है ना। तो अगली बात करें अपन, तो इसके अंदर एक आपके रक्त के जो आरबीसी की बात करें, आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन नाम की एक प्रोटीन पाई जाती है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, परिवहन का काम करेगी ऑक्सीजन के। तो आपकी हीमोग्लोबिन क्या एक संयुग्मी प्रोटीन है जो कि आपके संयुग्मी मतलब किसी के साथ में जुड़ती है, वो आपके संयुग्मी होती है। और अपन एक हीमोग्लोबिन क्या एक श्वसन वर्णक या श्वसन रंजक का कार्य करता है जो कि ऑक्सीजन का परिवहन वगैरह करेगा, CO2 का। ठीक है ना। तो अपन बात करें हीमोग्लोबिन के अणु की, तो हीमोग्लोबिन का जो अणु होता है एक, उसमें आपके 4 तो फेरस आयन होते हैं जो कि किस अवस्था में होंगे, Fe2+ आयन की अवस्था में है। और हीम समूह होगा इसमें और 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है। तो ध्यान रखेंगे हीमोग्लोबिन के अंदर 4 तो आपके फेरस आयन होंगे हीम समूह के साथ में और 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होगी। पीछे आपने बात की थी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं में कौन सी प्रोटीन होगी, आपके ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होगी, वो भी अल्फा और बीटा प्रकार की। ठीक है ना। और जो हीमोग्लोबिन होता है दोस्तों वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ में उत्क्रमणीय रूप से जुड़ता है, मतलब जुड़ता है और वापस अलग भी हो सकता है। तो जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में जुड़ता है तो निर्माण करता है आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। तो ध्यान रखेंगे किसका निर्माण कर रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। और अगली बात करें इम्पोर्टेंट, तो मनुष्य में हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा अपने को ध्यान में रखनी है, तो 15 ग्राम प्रतिशत औसत मात्रा होती है किसकी, हीमोग्लोबिन की रक्त के अंदर। ठीक है ना। और अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि जो आपका रुधिर का मतलब या रक्त का लाल रंग है वो किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण ही रुधिर का रंग, रक्त का रंग लाल होता है। और अपन बात करें रक्ताणु या आरबीसी का जो निर्माण कहाँ पर होता है, तो ध्यान रखेंगे अस्थि मज्जा बोन मेरो के अंदर आरबीसी का निर्माण होता है। ठीक है। आगे बात करें अपन, तो आरबीसी के जीवन काल की बात करें तो 120 दिन इसका जीवन काल होता है।
जब इनका जीवन काल पूर्ण हो जाता है तो इनका विघटन किया जाता है, मतलब वृद्ध और कमज़ोर हो जाएगी। तो इनका विघटन दोस्तों एक तो प्लीहा और इसके साथ में यकृत में भी इनका आरबीसी का विघटन किया जाता है, ठीक है ना। अब आरबीसी का विघटन किया जाएगा फिर तो विघटन एक तो बात हमने की कहाँ पे हो रहा है, प्लीहा और यकृत में हो रहा है। अब आरबीसी को तोड़ेंगे तो आपके उसके अंदर हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन को भी तोड़ेंगे। हीमोग्लोबिन का जो प्रोटीन है जैसे कि ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है उसको अपन तोड़ देंगे उसके सिंपल फॉर्म अमीनो अम्ल में, ठीक है। फिर आपके जो हीमोग्लोबिन में एक हीम समूह है, ठीक है, उसमें जो आपका आयरन है या लौह है उसको अपन अलग करके कहाँ पे, यकृत में उसको संग्रहित कर लेंगे और वापस जब आरबीसी का निर्माण होगा तो उसमें अपन इसको काम में ले लेंगे। और बाकी जो शेष भाग बचता है उसे अपन बिलीरुबिन व बिलीवर्डिन नाम के जो पित्त वर्णक है उनमें परिवर्तित कर देते हैं उनका, और फिर उनको बाहर उत्सर्जित कर देते हैं। तो ये दोस्तों अपने बात की रक्त के बारे में, रक्त की में कौन कौन सी कोशिकाएं हैं और एक आरबीसी के बारे में अपनी चर्चा की है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। यदि आपने को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें ताकि मेरा अपकमिंग वीडियो आपको जल्द प्राप्त हो जाए, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।